Hello students, good morning. Today we will discuss on computer security. ये जो हमारा चैप्टर है वो 6 यूनिट का लास्ट चैप्टर है, सेशन नंबर 10। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज ए सिक्योरिटी applied to computing devices such as computers and smartphones as well as computer network such as a private और public network। कि मतलब आजकल जो हम कंप्यूटर वगैरह जो यूज़ करते हैं या स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों पे कुछ अटैक्स होते हैं, जैसे वायरस वगैरह हैं, थ्रेट्स वगैरह होते हैं, इंटरनेट स्कैम्स वगैरह होते हैं। ये कुछ डेंजरस थिंग्स होती हैं जिनसे हमको अपने कंप्यूटर को उनको उसको सिक्योर करना पड़ता है, और इसी चीज़ को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम थ्रेट्स एंड इट्स टाइप। थ्रेट होता क्या है? थ्रेट का अगर हम हिंदी में बात करें तो थ्रेट का मतलब होता है डेंजर्स, जो खतरनाक होता है सिस्टम के लिए। तो थ्रेट इज ए पोटेंशियल नेगेटिव एक्शन इवेंट दैट रिजल्ट इन अनवांटेड इम्पैक्ट टू ए कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशंस। कुछ अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे सिस्टम में एंट्री करते हैं और हमारे सिस्टम का जो डाटा है या कोई भी हार्डवेयर पार्ट है हमारा, उसको करप्ट करते हैं। दैट इज थ्रेट्स। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो जो थ्रेट्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल थ्रेट्स, एक होता है ह्यूमन थ्रेट्स। नेचुरल थ्रेट्स का मतलब होता है जो हमारा प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे हमारे जो सिस्टम को नुकसान होता है, दैट इज नेचुरल थ्रेट्स। ह्यूमन थ्रेट्स जो आदमी के द्वारा जानबूझ के वो थ्रेट्स बनाए जाते हैं डाटा को चोरी करने के लिए या फिर उसको करप्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल थ्रेट्स के बारे में। जैसे कि नेचुरल थ्रेट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि फायर है। अब जो फायर है वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उससे कंप्यूटर को क्या नुकसान होता है। सबसे पहला तो जो जैसे कि जहाँ पे हमारे सिस्टम होते हैं वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो सिस्टम को हमारे को जो होता है, सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है। हालांकि जो सिस्टम होता है हमारा कंप्यूटर होता है वो फायर को कैच नहीं करता है, लेकिन जो आग से जो टेम्परेचर होता है, जो उसकी हीट होती है ना, उससे हमारा जो प्रोसेसर वगैरह है उसको उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। या धुआं जो फायर से जो स्मोक निकलता है, जो वो क्या होता है, प्रोसेसर फैन होता है उसके अंदर जाके और प्रोसेसर को वो डैमेज कर देता है। उसके बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर, हद से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो भी हमारे सिस्टम करप्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स लैब वगैरह होती हैं, वहाँ पे एक एयर कंडीशन होता है, एसी होता है, ताकि वो लैब को थोड़ा सा कोल्ड रख सके, ताकि ज़्यादा जो टेम्परेचर है, जो सीपीयू होता है हमारा कंप्यूटर का मेन, जो सारा काम करता है हमारा सिस्टम के अंदर, वो क्या होता है, वो करप्ट हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है अगर उसको टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जब हमारे यहाँ मई या जून का महीना होता है तो सिस्टम ज़्यादा ख़राब होते हैं। क्यों? एक तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें इतनी हीट होती है, कुछ सिस्टम जब वर्क करता है तो उसकी अपनी हीट होती है, तो उस हीट से क्या होता है, जो हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए जो लैब वगैरह होती है उनके अंदर हम एसी वगैरह इसीलिए लगाते हैं, ताकि उसका जो टेम्परेचर है। और कई बार आपने देखा होगा जब जनवरी या दिसंबर या जनवरी का महीना होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और इस ठंड के अंदर भी हमारे सिस्टम हैंग होके चलते हैं, कि मतलब उनको जो टेम्परेचर जितना चाहिए वो उससे बिलो चला जाता है, उसमें हमारा सीपीयू अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। और ये प्रॉब्लम खासकर आती है जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब। उसके बाद जैसे ही
थोड़ी देर सिस्टम पे हम वर्क करते हैं तो सिस्टम थोड़ा स्मूथली चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम के अंदर जब सिस्टम चलता है तो जो सिस्टम के अंदर जो हीट होती है वो क्या करती है, उस ठंड को दूर कर देती है और हमारा सिस्टम आराम से काम करने लग जाता है। उसके बाद है लाइटिंग स्ट्राइक्स। कई बार आपने देखा होगा कि लाइट जो होती है वो फ्लैक्चुएट होती है, बार बार लाइट होती है वो आती है कभी जाती है एकदम से, तो उससे भी हमारा सिस्टम क्या होता है, ख़राब हो जाता है। उससे क्या होता है, सिस्टम के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ख़राब हो जाता है और वो लाइटिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है पूरे सिस्टम को। हर कंपोनेंट को जितनी लाइट चाहिए वो क्या होती है, बीच में करप्ट हो जाती है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। अब इन चीज़ों से बचने के उपाय क्या हैं, प्रोटेक्शन कैसे है, मतलब कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो बैकअप डाटा, जो भी हमारा डाटा होता है सिस्टम का, हमको उसका एक बैकअप बना के रखना चाहिए। जैसे आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे देखते भी होंगे कि हम जो भी डाटा है ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम जो है वो जो डाटा होता है वो बैकअप होता चला जाता है। जब भी हम नया फ़ोन खरीदते हैं या कोई भी दिक्कत आती है फ़ोन के अंदर तो क्या होता है, वापस से हम वो डाटा गेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी जो हमारा डाटा होता है उसका बैकअप हमको बना के रखना चाहिए और ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है वो अपने आप अपडेट होता रहता है, ताकि कोई करप्ट वगैरह हो जाए तो हम वो डाटा वापस से बैक कर सकें। दूसरा, इंस्टॉल कंप्यूटर इन सिक्योर लोकेशन। जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको सिक्योर लोकेशन पे हमको स्टेब्लिश करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, अगर लैब है, लैब के अंदर हमारा या तो लैब ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा जो हीट है वो ना हो, और या फिर उसके अंदर हमको एक एयर कंडीशन हमको लगाना पड़ता है ताकि वो सिस्टम हमारा स्मूथली वर्क कर सके। उसके बाद इंस्टॉल प्रोटेक्टिव जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे यूपीएस आता है, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। वो क्या काम करता है कि जो सिस्टम में जो लाइट जो स्ट्राइक करती है उसको रोकता है, सिस्टम को लगातार कंटिन्यूटी वो जो लाइट है वो देता रहता है। अगर लाइट कुछ भी दिक्कत होती है तो वो यूपीएस उसको अपने ऊपर क्या करता है, उस पावर को कट कर देता है और अपनी पावर से सिस्टम को प्ले करता है जब तक वो लाइट ठीक नहीं हो जाती तब तक, या फिर आपको इतना टाइम जरूर दे देता है कि आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर सको, अपनी फाइल वगैरह जो सेव कर सको, कि इससे सिस्टम हमारा करप्ट नहीं होता है। उसके बाद मेंटेन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया ही था। जैसे कि अगर आपके पास एसी है, हमने एयर कंडीशन लगवा रखा है लैब के अंदर, तो सिस्टम क्या होता है टेम्परेचर को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन थ्रेट्स के बारे में कि ह्यूमन थ्रेट्स क्या होते हैं, जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं जानबूझ के किसी का डाटा स्टोल कराने के लिए या फिर डाटा को करप्ट कराने के लिए। वायरस वगैरह जैसे होते हैं, ये सारे वायरस क्या होते हैं, जो कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका कोई टारगेट जो होता है वो अनवांटेड होता है कि किसी सिस्टम का डाटा आपको या तो चोरी करना है या आपको उसको करप्ट करना है। इस इरादे से जो वायरस प्रोग्राम्स होते हैं वो रन किए जाते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब होता है जैसे कोई यूज़र या पासवर्ड है, उस पासवर्ड को जो ब्रेक करते हैं दैट इज क्रैकिंग। अब कई बार क्या होता है, अब देखो इस चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और इस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा तो ये होता है, मान लो हमारे सिस्टम में हमने अपने सिस्टम के ऊपर कोई भी यूज़र पासवर्ड लगा रखा है और पासवर्ड हम खुद भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाता है पासवर्ड, लेकिन उस सिस्टम के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके थ्रू हम उस पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फ़ायदा। लेकिन अगर मान लो सिस्टम हमारा है और कोई भी दूसरा उसको यूज़ करना चाहता है तो वो उसको पासवर्ड को करप्ट करके अपना खुद का नया पासवर्ड क्रिएट कर सकता है और जो हमारा डाटा है उसको वो स्टोर कर सकता है। ओके, तो ये होता है क्रैकिंग। दूसरा होता है ट्रांसमिटिंग वायरस। जानबूझ के जो वायरस होता है कोई भी, और वायरस को स्प्रेड करने के जो मीडियम हो जैसे इंटरनेट सबसे मेन रीज़न होता है, या फिर अपनी यूएसबी वगैरह होती हैं, पेन ड्राइव वगैरह। हम जैसे एक सिस्टम से दूसरे में लगाते थे, क्या होता है अगर हमारी पेन ड्राइव में वायरस होता है तो क्या होता है स्प्रेड होता है हर सिस्टम में, जहाँ पर हमारी पेन ड्राइव लगती है वो हर जगह जो वायरस है ऑटोमेटिक क्या होता है ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद फिशिंग। अब फिशिंग जैसे कि अगर यहाँ पर पीएच की जगह एफ होता तो उसका मतलब होता फिशिंग मतलब मछली पकड़ना,
और जो ये फिशिंग है, होता तो इसका मतलब भी यही है कि मछली पकड़ना, लेकिन वो मछली हम होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लुभावनी सी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है कि आप इतना कैश जीत चुके हो, आप इसके लिए यहाँ क्लिक करो, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालो, ये डालो वो डालो। तो क्या होता है कि उससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो स्टोर कर लेते हैं, वो गेट कर लेते हैं। दैट इज फिशिंग। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की डिटेल चुरानी हो हमको, तो वो भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि इसके थ्रू आप अपनी डिटेल डालो और आप ये गेट कर सकते हो, वो गेट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, उनको आपकी आइडेंटिटी चाहिए और वो आपकी आइडेंटिटी जो है थेफ्ट करा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। मतलब कि कई बार आपने बैंकिंग में देखा होगा कि आप इतना कैश जीत चुके हैं, उसके लिए आप अपना एटीएम का नंबर, एटीएम पिन वगैरह डालो। उसके बाद होता है स्पाईवेयर। और स्पाईवेयर क्या होता है कि स्पाईवेयर आर सम प्रोग्राम्स विच कैन ऑफन बी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो आते हैं, जो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं होता उनका कि कब इंस्टॉल हो चुकी हैं चीज़ें। और जब उनको चेक करते हैं कंट्रोल पैनल वगैरह के अंदर तो वो चीज़ें हमको मिलती भी नहीं है। तो उनका मकसद ये होता है कि आपका जो भी डाटा है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो चोरी हो जाए या फिर उसको गेट किया जा सके या आपकी सिस्टम को ऑटोमेटिक करप्ट किया करते जाए। अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो स्पाईवेयर होते हैं, बहुत सारे आते हैं। नेट पे हम कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं और उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी जो हम ध्यान नहीं देते वो ऑटोमेटिक चेक होती है कि ये भी इसके साथ में इंस्टॉल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कई बार नेट पे हम अडोब रीडर एक सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में मैक फ्री एंटीवायरस नाम से कोई भी प्रोग्राम्स आता है और वो क्या होता है साथ में ही इंस्टॉल हो जाता है। और हम उसको अगर चाहें तो अगर ध्यान से देखें तो अगर उस चेक को हम हटा दें, चेक बॉक्स को, कि हमको ये मैक फ्री जो एंटीवायरस है ये हमको नहीं चाहिए इसके साथ में, तो हम केवल अडोब रीडर को ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, मैक फ्री वो ना तो काम करता है, नाम है उसका मैक फ्री एंटीवायरस, लेकिन वो एंटीवायरस का काम करता नहीं, वो तो वायरस का काम करता है। दैट इज स्पाईवेयर। उसके बाद स्पैम। स्पैम क्या होते हैं कि कुछ अनसोशलाइटेड मैसेज होते हैं जो हमारी ईमेल पे आते रहते हैं और ये जो मैसेज होते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आते हैं। ठीक है, जैसे हम उनको ओपन करते हैं तो उनका जो भी टारगेट होता है वो अचीव कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी का कोई इस तरह की ऐड है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब अपनी साइट पे सब्सक्राइब वगैरह कराता है आपसे या कुछ भी काम कराता है, तो इनका टारगेट होता है कोई डाटा आपका जो आइडेंटिटी है उसको चोरी करना चाहता है या फिर आपके डाटा को करप्ट करना चाहता है, वायरस फैलाना चाहता है या अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। ये क्या होते हैं कि स्पैम्स होते हैं और हमारी ईमेल के थ्रू आते रहते हैं स्पैम्स। इनको जंक फाइलें भी बोलते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का क्या मतलब होता है कि जैसे कि जो भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसकी क्या होता है कॉस्ट हमको पे करनी पड़ती है। जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होगा वो पेएबल होता है, उसकी पे करके तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है नेट पे फ्री में हमको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर होता है ओरिजिनल उसकी कॉपी कर लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान लो हम सिस्टम में विंडो 10 डालते हैं, तो विंडो 10 जब हम लेके आते हैं ख़रीदते हैं तो वो क्या होता है कि उसके लिए कुछ सीरियल की आती हैं और वो की हमको ख़रीदनी पड़ती हैं, उसके लिए हमारे पैसे लगते हैं। हम क्या करते हैं वो पैसे में ख़रीद लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उस सीडी की कॉपी कर देते हैं, मल्टीपल कॉपीज कर लेते हैं और उनको किसी दूसरे को देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो आपकी ओरिजिनल सीडी होती है उसके अंदर तो आपका ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर था वो है, लेकिन बाकी के अंदर वो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो डुप्लीकेट होता है, पायरेटेड होता है। तो उन सॉफ्टवेयर का यूज़ कम से कम हमको करना चाहिए। पायरेसी का जो भी चीज़ चाहिए हमको, जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी पे करके जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है हमको उसी को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए। वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, हार्डवेयर को डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद है इंटरनेट स्कैम्स। और ये जो इंटरनेट स्कैम्स होते हैं ये कुछ इस तरह के मैसेज होते हैं जो यंग पीपल होते हैं वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं इन अप्रोप्रिएट अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए।
अपना उनका टारगेट होता है कि आपसे दोस्ती करके आपसे कुछ चीज़ें चाहिए उनको, तो वो हासिल कर सकते हैं। तो दैट इज इंटरनेट स्कैम्स। और इसी तरह ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं, वे भी आपके कुछ इंटरनेट स्कैम से मिलते जुलते ही होते हैं। आपको ईमेल करते हैं, एज ए फ्रेंडशिप भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऑनलाइन प्रेडेटर्स या इंटरनेट स्कैम्स होते हैं। तो ये कुछ थ्रेट्स होते हैं जो ह्यूमन अपने यूज के लिए करता है। ये थ्रेट्स ह्यूमन के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाए गए सारे, ये प्रकृति के द्वारा नहीं है, ये इंसान ने खुद बनाए हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अब इनसे कैसे बचा जाए, इनकी प्रोटेक्शन कैसे हो? तो सबसे पहले तो जो हमारा डाटा होता है उसकी हमको एक बैकअप, मैंने आपको नेचुरल थ्रेड्स में भी बताया था कि जो डाटा होता है उसका बैकअप किसी सिक्योर लोकेशन पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बैकअप ले लिया और वो बैकअप भी आपने सी ड्राइव में ले लिया, हो सकता है आपने डेस्कटॉप पे रख लिया हो। तो क्या होता है, जब विंडो करप्ट होती है तो आपका जो सी पार्टीशन या जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं, ये सारे सी के ही पार्टीशन होते हैं, ये सारी चीज़ें करप्ट होती हैं। तो अगर वहाँ पे आपका डाटा था तो वो कोई काम आपका नहीं आ सकता, क्योंकि जब विंडो चेंज होगी तो सारा डाटा आपका करप्ट हो जाता है। सिक्योर लोकेशन जैसे डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, इन पे आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो। या कोई आपके पास पेन ड्राइव है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, तो वहाँ पे आप अपने डाटा को सेव करा सकते हो, और उसका बैकअप जो है आप उसको वहाँ रख सकते हो। इनक्रिप्ट डाटा एट द ड्राइव लेवल, इसका मतलब जो डाटा है आपका वो ड्राइव में सेव हो किसी में। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर, जो स्पाईवेयर हैं इसके लिए आप जो स्पैम्स वगैरह होते हैं, तो कुछ एंटीवायरस होते हैं जो हमको सिस्टम में हमेशा रखने चाहिए। और वो जो एंटीवायरस होते हैं वो भी हमको क्या है, पेड, जो पेड होते हैं वो यूज करने चाहिए। उनकी सीरियल की आती है, वो खरीदने पड़ते हैं हमको, जैसे 1 साल के लिए आपको 400-500 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो क्या करते हैं कि वो आपका जो उनके टाइम लिमिट होता है वहाँ तक आपका डाटा सिक्योर रखते हैं, सिस्टम में कोई भी चीज़ें आपकी इंस्टॉल नहीं होने देते, ठीक है। वो कैच करते हैं स्पाईवेयर को, जो ट्रोजन वगैरह होते हैं या वायरस होते हैं, तो ये चीज़ें क्या होती है उससे सिक्योर करते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये पायरेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही जो मेन चीज़ होती है हमारे सिस्टम के अंदर, जो एंटीवायरस वगैरह हम डालते हैं वो वायरस को आने से तभी रोक पाएंगे जब वो सिक्योर होंगे, मतलब कि ओरिजिनल होंगे, पायरेटेड ना हो। ये नहीं कि जैसे कि हमने सिस्टम में डाला, एंटीवायरस डाल लिया, उसके बाद दूसरे में डाल लिया, उसकी कॉपी, उसकी सीडी क्रिएट करके, तो वो क्या होता है एक सिस्टम के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम पे ही काम करते हैं वो, और उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और जो आपके सिस्टम के अंदर विंडो फायरवॉल होती है उसको हमेशा ऑन रखना चाहिए, ताकि नेट से कोई भी, जैसे विंडो करप्शन के लिए कोई भी ऑटोमेटिक जो फाइलें डाउनलोड होती हैं वो विंडो फायरवॉल को कैच कर लेते हैं। और ये जो फायरवॉल होती है सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होते हैं, जो विंडो में इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ हमको मिलता है विंडो फायरवॉल। बस ये है, वो अगर ऑफ हो तो उसको हमेशा ऑन रखना चाहिए। और जो जंक मेल आती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह की मेल होती है, उनको कभी ओपन नहीं करना चाहिए, उनको ब्लॉक कर देना चाहिए। उसके बाद ईमेल और आईएम का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, जो हम लगातार मैसेज करते हैं, मतलब जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह है, हैंगआउट्स वगैरह होते हैं, जहाँ से हमको पता लग जाता है कि जो हमारा फ्रेंड्स है वो अब लिख रहा है या रीड कर रहा है, उसने रीड कर लिया, दैट इज आईएम। एक तो जैसे हम पहले मैसेज करते थे फ़ोन से नॉर्मली, हमने मैसेज कर दिया ना, तो हमको ये पता लगता था कि जो जिसके पास हमने मैसेज किया है उसने रीड कर लिया या नहीं कर लिया, और अब वो कोई रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आईएम नहीं होता। आईएम होता है जो आप कंटिन्यूटी करते रहते हो और उसको भी पता लगता है आपकी एक्टिविटी के बारे में, दैट इज आईएम। तो इनके लिए क्या होता है कि जो अटैचमेंट आती है ईमेल वगैरह के साथ में, तो हमेशा उसी अटैचमेंट को ओपन करना चाहिए जो जिस पर्सन को आप जानते हो। अगर अननोन पर्सन है कोई भी, उसने आपके साथ कोई अटैचमेंट भेजता है तो उसको कभी भी हमको ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके कुछ वायरस वगैरह के प्रोग्राम्स हो सकते हैं।
और जो फिशिंग रिक्वेस्ट होती हैं, मैंने अभी अब आपको फिशिंग के बारे में बताया था, कुछ लुभावने अवसर देते हैं आपको, या आपको इतना कैश मिलेगा, आपको ये मिलेगा, तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, इनका रेस्पॉन्स हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब हम एक दूसरे से चैट करते हैं, जिस पीपल को हम नहीं जानते उसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया था अभी आपको, जब ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फ्रेंडशिप के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो उनका अपना पर्पज़ होता है कि वो आपसे दोस्ती करके आपसे क्या गेट करना चाहते हैं। उसके बाद डू नॉट रिप्लाई टू स्पैम ऑन नॉन मेल्स फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस वगैरह की ज़्यादातर मेल आती हैं कि आप इतने पैसे कमाओगे, फ़ोन से इतने कमाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो इस तरह का जो स्पैम्स या मेल्स होते हैं उनका हमको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन, जो ऑनलाइन प्रेडेटर्स होते हैं उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है। एक तो जो हमारा पासवर्ड होता है, चाहे वो सिस्टम का या किसी भी चीज़ का पासवर्ड हो, पासवर्ड का मतलब होता है यूनिक, और यूनिक का मतलब होता है केवल आप। तो वो आपके पेरेंट्स को छोड़कर आपको किसी से भी आपको शेयर नहीं करना होता है। जैसे कि बैंकिंग के मैसेज भी आपके पास आते रहते हैं कि अपना पासवर्ड शेयर किसी से ना करे, ओटीपी वगैरह शेयर किसी से ना करे। हाँ, तो पासवर्ड जो होता है वो केवल आपके पास ही होना चाहिए या आपके पेरेंट्स के पास हो सकता है। इसके अलावा आपको पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना। उसके बाद कैश एंड वेब ब्राउज़र हिस्ट्री शुड बी डिलीटेड, जो टाइम टू टाइम आप वेब ब्राउज़र पे सर्च करते हो उन हिस्ट्री को आपको डिलीट करते रहना चाहिए। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी शेयर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ पेरेंट्स। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जिस पर्सन को आप नहीं जानते हो उसके साथ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर आपको नहीं करनी। लॉग आउट प्रॉपरली व्हेन वर्किंग ऑन ए पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर, जब आप किसी कंप्यूटर पे काम करते हो जहाँ पे आपने ईमेल वगैरह अपना खोला कुछ भी अकाउंट, तो उसको लॉग आउट करना ज़रूरी होता है। जैसे एटीएम से कैश निकालते हैं तो भी उसको कैंसिल करना लास्ट में ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद डोंट रेस्पॉन्ड टू द ऑफर्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर ऑनलाइन, जो आपके ऑनलाइन ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं तो उन चीज़ों को कभी भी आपको रेस्पॉन्स नहीं करना होता है। तो ये थी हमारी यूनिट 6, और यूनिट 6 हमारी हो गई है कंप्लीट। इसके बाद हम चलेंगे यूनिट 7 की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।